हाय दोस्तों, स्मार्ट वेज स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग का होने जा रहा है एक लंबा मैराथन क्लास, जिसमें हम अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सब का एक मैराथन ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर वाइज आगे चलेगा वन लाइनर का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा है, वो ऑब्जेक्टिव वाला भी चलता ही रहेगा, और जो चैप्टर वाइज चल रहा था वो भी हमारा चलता रहेगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं बहुत जल्द लाइव आकर के आप लोग को बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकूँ और आपका तैयारी बहुत अच्छे से करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो लेट ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है? तो यह है, विद्युत के लिए उसके हाथ पांव औजारों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रतिष्ठार्थी या कारीगर के पास किस प्रकार के औजार होने चाहिए? तो यह है, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी कारीगर के पास प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली औजार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा कहीं मिस्टेक होगा राइटिंग में, मतलब टाइपिंग में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रशिक्षार्थी कारीगरों को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? तो औजारों के उपयोग एवं अनुरक्षण संबंधित ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो यह है, कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता औजारों के प्रयोग करने का अभ्यास, औजारों की श्रेष्ठता एवं उनकी कार्य स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, विद्युतकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के कोई दो उदाहरण बताइए? तो जो विद्युतकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, और उनके ये उदाहरण हैं, जैसे टूल किट औजार या फेज टेस्टर पेचकस, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार अन्य औजार स्पेंसर सेट इत्यादि, ड्रिल मशीन सेट, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। नेक्स्ट है, विद्युतकार की टूल किट किस प्रकार की होती है? तो यह है, इसका आंसर है, विद्युत की टूल किट किस प्रकार की होती है? तो ये सचल टूल किट होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पेचकस। देखिए, बहुत प्रकार के मैंने पेचकस लगा दिए है आप देख सकते हैं कि पेचकस कितने प्रकार के होते हैं। तो यह है, पेचकस कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके आकार को किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो यह पेचकस फ्लैट टिप, क्रॉस टिप एवं यू टिप इत्यादि आकार प्रकार के होते हैं। इनके शक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर पेचकस के आकार को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतकार के लिए किस प्रकार के पेचकस आवश्यक होते हैं? तो यहाँ उत्तर में है, 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर सेक या फ्लैट टिप युक्त पेचकस क्या है, विद्युतकार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, पेचकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर है, पेचकस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पेंसिल को कसने के लिए या खोलने के लिए। आप लोग बहुत बार पेचकस करते हैं ना दोस्तों, पेच से खोलते हैं, निकालते हैं, वही। नेक्स्ट है, फेज टेस्टर के हैंडल में किस प्रकार का संयोजन होता है? देखिए दोस्तों, फेज टेस्टर है जो हम लोग कहते हैं ना, जिसे बिजली चेक करते हैं, वही फेज टेस्टर है। आप देख सकते हैं फेज टेस्टर को। फेज टेस्टर के हैंडल में किस प्रकार का संयोजन होता है? ये है, ज़्यादातर दोस्तों इसे हॉस्टल में जो भी लड़के खुद से खाना बनाते होंगे वो लड़का या उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि हीटर जब जल जाता है तो हम लोग कितना टेस्ट चेक करते हैं कि लाइट आ रहा है नहीं, कहाँ तक आया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, फेज टेस्टर के हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर तथा एक नियॉन लैंप सेक व हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजन रहता है। नेक्स्ट है, टेस्टर, ये वो टेस्टर तो यही है, टेस्टर फेज टेस्टर या टेस्टर, यही तो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है, फेज टेस्टर का प्रयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फेज टेस्टर का नियॉन लैंप किस स्थिति में प्रकाशित होता है? जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति फेज टेस्टर की कैंप को स्पर्श करता हुआ इसकी टिप को फेज तार पिन से स्पर्श कराता है, तब इसका नियॉन लैंप प्रकाशित हो जाता है। नेक्स्ट है,
फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? तो यह फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? 500 वोल्ट तक। 500 से ज़्यादा वोल्ट में उसको चेक करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और आपको विद्युत झटका भी लग सकता है दोस्तों। जैसे आप उसको लेकर के अब पोल पे चढ़ के उसको चेक कीजिएगा तो उसमें विद्युत 500 तक, घर में जो आता है 240 वोल्ट तक, आप वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, टेस्ट लैंप को बनाने के लिए किन अवयवों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है बेकेलाइट का पेंडल्ट होल्डर, 2 आधे आधे मीटर लंबे 3/20 अथवा 3/22 साइज़ के पीवीसी तार। पीवीसी का आपको याद होगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी पॉलीविनाइल सर्किट वायर एवं 60 वाट का लैंप। नेक्स्ट है दोस्तों, टेस्ट लैंप के द्वारा किनकी पहचान की जाती है? तो उत्तर है एसी सप्लाई के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान की जाती है एसी सप्लाई से। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई तो आप लोग को पता होगा दोस्तों। एसी हमारा 2 तरह का सप्लाई होता है, एक एसी सप्लाई और एक डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई में हम लोग घर में कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो घर में हम लोग इसको एसी सप्लाई करते हैं, डीसी सप्लाई नहीं। डीसी सप्लाई में होता है कि अगर जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे घटते जाता है दोस्तों, और एसी में है कि सब जगह समान रहेगा। तो हम लोग इसीलिए घर में एसी लगाते हैं दोस्तों, और बड़े बड़े मशीनों में एसी डीसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में डीसी आता है, फिर वहाँ से हम लोग को एसी मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पोकर की टिप कैसी होती है? तो पोकर की टिप नुकीली होती है। पोकर मतलब, सॉरी गलत मत सोचिएगा दोस्तों, लेकिन हम याद करने के लिए बताते हैं। पोकर वोकर, पोकर वोकर। भोकर मतलब भोंकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पिन वगैरह, उसका कैसा रहता है, नुकीला, भोंकने के लिए, इसीलिए पोकर भोकर। इस तरह आप याद रखेंगे दोस्तों। पोकर टिप कैसी होती है? तो पोकर की टिप नुकीली होती है तथा पीछे की ओर से चौकोर होती है। नेक्स्ट है, पोकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर है पोकर का प्रयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतकार के लिए किस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्लायर उपयुक्त होता है? तो उत्तर है कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए दोस्तों, ये जिसे हम लोग कटिंग प्लास कहते हैं, प्लास कहते हैं घर में, उसे क्या ही कहते हैं। तो 20 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य क्या होता है? तो उत्तर है इसका उपयोग एल्युमिनियम एवं तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने तथा तारों के जोड़ों को ऐंठने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नोज। देखिए दोस्तों, नोज प्लायर आप इसको याद रख सकते हैं। इसका देखिए चोंच लंबा रहता है, और नोज मतलब नाक भी कह सकते हैं कि नाक जिसका लंबा रहता है वो नोज प्लायर हो गया। इसका देखो, ये समझिए कि एक तरह से इसका फिगर है आगे वाला, वो देखिए लंबा जैसा है, 2 निकला हुआ, आप इसे याद रख सकते हैं नोज। इसका नाक लंबा हो गया है, तो यही हो गया नोज। प्लायर का आकार कैसा होता है? तो नाक लंबा होगा, और प्लायर मतलब कॉम्बिनेशन उसका जैसे प्लास रहता है उस तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, विद्युत के लिए कौन सा नोज प्लायर उपयुक्त होता है? तो यह है नोज प्लायर 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटर दस्ते वाला लंबी एवं चपटी चोंच युक्त होता है। विद्युतकार के लिए लॉन्ग नोज प्लायर उपयुक्त होता है। विद्युतकार के लिए कौन सा लॉन्ग नोज प्लायर का उपयुक्त होता है? नेक्स्ट है, नोज प्लायर का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? नोज प्लायर का किस कार्य के लिए नोज प्लायर का यूज़ कहाँ करेंगे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका प्रयोग पतले तारों को पकड़ने तथा छोटे आकार के नटों को कसने व खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रीशियन चाकू। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन चाकू में कितने ब्लेड होते हैं? तो इसमें 2 ब्लेड होता है, एक इंसुलेशन को छीलने के लिए और एक काटने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन चाकू के दोनों ब्लेडों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो है, इसके पहले धारयुक्त ब्लेड का उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में तारों को इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा ब्लेड का उपयोग एनामेल्ड तार का एनामेल्ड साफ करने व अन्य तारों के सिरे साफ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है,
विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का हथौड़ा उपयुक्त होता है। हथौड़ा का बहुत सारा एक मेटल है उस तरह से रहता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल पिन हथौड़ा, वो भी आएगा दोस्तों, मैलेट। नेक्स्ट है सेंटर पंच। सेंटर पंच का आकार कैसा होता है तथा यह किस पदार्थ द्वारा बना होता है। तो उत्तर है यह एक रोटी कील के आकार का होता है। यह एक रोटी कील के आकार का होता है तथा स्टील का बना हुआ होता है। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये स्टील का बना हुआ है और इसका रोटर कील के आकार का है। नेक्स्ट है सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यह इसका उपयोग धात्विक सीटों में छिद्र करने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है, ताकि आप डायरेक्ट कीजिएगा दोस्तों स्लिप कर सकता है उसको, उससे आपको भी चोट लग सकता है और आप जहाँ छिद्र करना चाह रहे होंगे उसका इधर उधर हो जाएगा। तो आप पहले निशान लगाएंगे तो जहाँ पर लगाएं वही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों राउल प्लग को ठोकने से पूर्व कुछ घंटे के लिए जल में भिगोकर क्यों रखा जाता है। तो उत्तर है जिससे रावल प्लग पेंच को सरलता से जकड़ सके। नेक्स्ट है छेनी कितने प्रकार के होती है। छेनी तो आप लोग को पता होगा दोस्तों। छेनी मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, छेनी हमारा जैसे छेनी ऐसे एक चौड़ा सा आकार का ये रहेगा, यहाँ थोड़ा सा गोल जैसा और यहाँ हल्का चपटा चपटा सा रहता है, वो हो जाएगा छेनी। जिससे हम लोग लकड़ी वगैरह छीलते हैं ना दोस्तों छेनी से, वही छेनी का बात कर रहा हूँ। तो वो कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। दोनों का नाम क्या क्या है, कोल्ड छेनी एवं हॉट छेनी। नेक्स्ट है विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार की छेनी आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये है फार्म चीजल एवं कोल्ड फ्लैट चीजल मतलब छेनी होता है दोस्तों। ये 2 तरह का विद्युत कार्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है फार्मर चीजल का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइका शीट तथा फिटिंग को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेती का क्या कार्य होता है। तो यहाँ रेती का कार्य है रेती किसी जॉब को उपयुक्त आकार एवं फिनिशिंग देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है रेती को किन आकारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्तर है लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ग्रेड आधारित वर्गीकृत किया जाता है, कट आधारित वर्गीकृत किया जाता है तथा आकार आधारित वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार की फीता उपयोग होता है। तो है 150 सेंटीमीटर लंबाई युक्त फ्लैक्सिबल स्टील टैप उपयुक्त होता है। टेप वही फीता, उसे को इंग्लिश में लिख दिया गया दोस्तों, टेप। नेक्स्ट है टेनन सो का क्या उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है इसका उपयोग लकड़ी सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने एवं उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि होल सो का आकार क्या होता है। तो यह लगभग 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड युक्त छोटी आरी होती है। नेक्स्ट है हैक्सो का उपयोग किस लिए किया जाता है। हैक्सो, तो उत्तर है विद्युत कार्य इसका मतलब हैक्सो का उपयोग लोहे एवं अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों, नट बोल्टों आदि को काटने के लिए करता है। नेक्स्ट है हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है। तो उत्तर है इसकी चक की ड्रिल बीट धारण करने की क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट है हैंडल ड्रिल मशीन का उपयोग किनमें छिद्र करने के लिए करते हैं। तो उत्तर है लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रश, एल्युमिनियम, नर्म लोहे की चादर एवं पुर्जी इत्यादि में। नेक्स्ट है निप्पर का उपयोग किस पदार्थ के। निप्पर देखिए, निप्पर का बना हुआ है यहाँ फिगर दोस्तों, अब देख सकते हैं निप्पर के। तो है निप्पर का उपयोग किस पदार्थ के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। तो है उत्तर है टी एवं एल्युमिनियम के तारों को। नेक्स्ट है वायर स्ट्रिपर देख सकते हैं, वायर स्ट्रिपर भी बना हुआ है दोस्तों, का कार्य बताइए। इसका उपयोग
वैद्युतिक वायरिंग में विभिन्न मोटाई के तारों को इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ छीलने के लिए छोटे छोटे दान जैसे बने हुए हैं, तो जिस साइज़ का होगा उस तरह का तार का यहाँ फिट बैठा करके और छीलना होगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम केबल के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल को दबाने या बैठाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो क्रीपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ट्राई स्क्वायर है, जो थोड़ा स्केल जैसा लग रहा है, यह ट्राई स्क्वायर है। नेक्स्ट है, विद्युतकार के लिए किस आकार के स्पैनर्स उपयुक्त होते हैं? तो दोस्तों उत्तर है 3 mm से 25 mm तक जबड़े वाले डबल हैंडेड स्पेंसर। नेक्स्ट है, काटे गए पाइप के नुकीले सिरे को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तर है रिमर का। नेक्स्ट है, विद्युतकार के लिए किस आकार का जिमलेट उपयुक्त होता है? तो उत्तर है 3, 6 तथा 10 mm व्यासयुक्त जिमलेट का। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रीशियन ड्रिल मशीन का प्रयोग किसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर है वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी अथवा धात्विक वस्तुओं में। दोस्तों न्यूमेरिकल का अलग से मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे और जिस हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार खसकार और पूछे गए जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम लोग उसमें देखने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो एक मैं लंबा मैराथन सिर्फ न्यूमेरिकल का ही मैराथन ले लूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन में ड्रिल बीट को कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह चक्की का। नेक्स्ट है, वाइस का क्या कार्य है? देखिए वाइस यहाँ बना हुआ है, इसका क्या कार्य है? वाइस जॉब को मजबूती से जकड़ने में पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाला औजार अर्थात ग्रिपिंग टूल है। नेक्स्ट है मैलेट। इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैलेट जो पतले तारों को सीधा करने के लिए होता है ताकि तार इससे टूटे नहीं। मैलेट क्या है तथा इसका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, मैलेट लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं से बनी पतली चादरों, तारों आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वायर गेज की परिधि पर किस नाप से खांचे काटे होते हैं? उत्तर है स्टैंडर्ड्स वायर गेज। नेक्स्ट है, वायर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर है इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाले तांबे के तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर्स को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है ब्लो लैंप का। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग आयरन के कितने प्रकार होते हैं? सोल्डरिंग आयरन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आग से, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, आग से लग जाने वाला साधारण सोल्डरिंग आयरन, और दूसरा विद्युत धारा प्रवाह से गर्म किया जाने वाला इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट है, विद्युतकारों को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है साहुल का। साहुल आप लोग देखे होंगे दोस्तों, हम लोग के घर उर बनता है, मिस्त्री लोग वहाँ भी साहुल का प्रयोग करते हैं कि दीवार सीधी जा रही है कि नहीं, वही साहुल का। नेक्स्ट है, औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो औजारों को जंग बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और उस विधि का क्या नाम है? तो यहाँ हम लोग को है दोस्तों, औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? औजारों को धात्विक भागों पर ग्रीस या मोबिल ऑयल लगाना चाहिए, और लोहा में पूछे तो लोहा जिंक का परत चढ़ाते हैं या लेपन विधि उसको कहते हैं, उससे हम लोग जंग से बचाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फार्मर चीजल की धार कुंद हो जाने पर क्या करना चाहिए? उत्तर है इसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिसकर धार तेज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, रेली या फाइल के दांते किसके द्वारा साफ करने चाहिए? तो है वायर ब्रश के द्वारा। रेली नहीं रेती होना चाहिए दोस्तों, ये
मिसप्रिंट हो गया है, रेती फाइल। रेती तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। रेती के तांबे किसके द्वारा साफ़ करते हैं? तो दांत किसके द्वारा साफ करते हैं? वायर ब्रश के द्वारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिल करते समय मशीनों को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो उत्तर है ड्रिल मशीन को सीधा अर्थात जॉब से समकोण पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है समकोण नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर का। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है चूड़ी काटते समय डाई पर किसका प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है चूड़ी काटते समय डाई पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लास या प्लायर्स सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? तो यह विकर्णी या डायगोनल कटर। नेक्स्ट है 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ट्राई स्क्वायर। 90 डिग्री ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सी सही है? तो उत्तर है जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सी सही है? तो यह जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। नेक्स्ट पेज हम लोग खोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज हम लोग का है, नेक्स्ट पेज हो जाएगा ये, खुल रहा है दोस्तों, एक मिनट। इसे सीधा करना। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी वैज्ञानिक थेल्स द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत को किस नाम से जाना जाता है? तो है स्थैतिक विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है चल विद्युत या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो उत्तर है रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक फैराडे के द्वारा जल विद्युत का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर है फैराडे द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके जल विद्युत का उत्पादन या किया जाता है। यहाँ वो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, किया जाता है होगा, यहाँ हो जाएगा किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विद्युतकार किसे कहते हैं? तो उत्तर है विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण या अनुरक्षण। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से आपको सुधारना होगा, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। यहाँ देखिए दोस्तों, विद्युत चालित उपकरण का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत करने वाला कारीगर कहलाता है। तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों, यहाँ उत्तर नहीं होगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा विद्युतकार कहलाता है। जैसे है दोस्तों विद्युतकार किसे कहते हैं? तो हो जाएगा विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, एक मिनट दोस्तों, निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत करने वाला कारीगर विद्युत कहलाता है। ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युतकार व्यवसाय की अन्य शाखाओं कौन कौन सी है? तो है यहाँ मोटर वाइंडिंग, पंप सेट, मैकेनिकल क्रूल्स एवं फैन मैकेनिक, घरेलू अथवा औद्योगिक वायरिंग मैकेनिक इत्यादि। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण नियम को बताइए। उत्तर है ऊर्जा ना तो पैदा की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है विद्युत संबंधी कार्यों में किनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है मशीन एवं कारीगर दोनों की। यहाँ भी थोड़ा सा दोस्तों स्टेक है, यहाँ हो जाएगा मशीन एवं कारीगर
दोनों की। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, दुर्घटना होने के मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं? तो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना सबसे बड़ा तो सुरक्षा ये दुर्घटना का कारण यही होता है। जैसे अपने औजार को पहचान सही से ना होना, कौन सा औजार कब यूज़ करना है इसका जानकारी ना होना। तो आगे पढ़ते दोस्तों, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना ही औजार प्रयोग, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, हमारा यहाँ हो जाएगा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना, एक हो जाएगा औजारों का प्रयोग, सही ढंग से औजारों का प्रयोग ना करना, लापरवाही से कार्य करना तथा असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करना इत्यादि हो सकता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। तो सुरक्षा संकेत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, सुरक्षात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत और हमारा हो गया सचेतक और सूचनात्मक। नेक्स्ट है दोस्तों, निषेधात्मक सुरक्षा संकेत हमें क्या बताते हैं? तो निषेधात्मक सुरक्षा संकेत कुछ क्रियाकलापों को कार्यशाला में ना करने की चेतावनी देते हैं, जैसे धूम्रपान ना करना, आग को जल से ना बुझाना इत्यादि। नेक्स्ट है, सकारात्मक सुरक्षा संकेत हमें क्या बतलाते हैं? तो इस है, इन संकेतों को के द्वारा कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, जैसे दस्ताने, चश्मा, मास्क, सुरक्षा पेटी इत्यादि पहनने का आग्रह करना। सचेतक सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है? तो है, इन संकेतों के द्वारा कार्यशाला कारीगरों एवं आगंतुकों को खतरों के प्रति सचेत किया जाता है, जैसे विद्युत झटका लगने का, आग का विस्फोट इत्यादि का खतरा। नेक्स्ट है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत क्या है? सूचनात्मक जो हमें सूचना देता है दोस्तों कि ये चीज़ नहीं करना है, ये करना है, ये है सूचनात्मक सुरक्षा संकेत जो हमें सूचना देता है। तो ये इसमें हो गया, जैसे सूचनात्मक संकेत में प्लस का साइन, मेडिकल साइन जैसे होता है ना दोस्तों, ये हमारा सूचनात्मक है। मैंडेटरी सिंबल, जैसे ग्लव्स को नहीं ग्लव्स रहता है, ग्लव्स को पहनना, वो ग्लव्स को नहीं पहनने का ये हो गया आवश्यक निर्देश। और हमारा हो गया निषेधात्मक, जैसे बैंडेज रहता है, डेंजर का साइन बना हुआ रहता है, वो हो गया निषेधात्मक संकेत। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका पहला आंसर तो हम लोग देख लेते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा संकेत क्या दर्शाता है? तो इन संकेतों द्वारा कार्यशाला कारीगरों एवं आगंतुकों को अनेक प्रकार की सूचनाओं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल साइन वही हो गया प्राथमिक सुरक्षा, महिला प्रसाधन इत्यादि। देखिए सूचनात्मक चिन्ह हमारा ये हो गया, जैसे प्लस वाला साइन, ये सब देखिए, ये सब सारा जो भी है वो सब सूचनात्मक चिन्ह है और ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर क्या है? तो नीला कलर का है, इसका शेप क्या? वाइट कलर का है। इस तरह से ये भी आपको याद रखना होगा कि सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है, निषेधात्मक सुरक्षा संकेतों का प्रदर्शन किन रंगों एवं आकारों द्वारा किया जाता है? तो ये है, ये संकेत वृत्ताकार लाल बॉर्डर युक्त एवं लाल रंग की पट्टी युक्त होते हैं। इनमें मध्य का धरातल श्वेत मतलब सफ़ेद रंग का होता है तथा उस पर काले रंग के संकेत बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निषेधात्मक संकेत, जिसमें देखिए सबसे पहले तो गोल बना हुआ है, गोल जिसे वृत्त के आकार हम बोलेंगे। अब ये वृत्त का आकार है, बीच में क्रॉस पट्टी का साइन है जो हमें बताता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है यहाँ। और इसका बॉर्डर का ये कलर कैसा है? बॉर्डर का कलर रेड है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। सकारात्मक सुरक्षा संकेतों का प्रदर्शन किन रंगों एवं आकारों द्वारा किया जाता है? तो यह है, संकेत नीले रंग के वृत्ताकार, संकेत नीला रंग, याद रखिएगा दोस्तों, संकेत इसका कैसा होगा? नीला रंग, और ये इसका आकार कैसा होगा? वृत्ताकार धरातल पर श्वेत रंग से बनाया, मतलब वाइट कलर से बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा आदेशात्मक या ये है सकारात्मक या आदेशात्मक चिन्ह, वही एक ही होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहले नीला कलर का बॉर्डर, वृत्ताकार जो है, वृत्ताकार है ये, फिर नीला कलर का बॉर्डर बना हुआ है और वाइट कलर से इसमें
जो आकार है वो धरातल वाइट कलर से बनाया गया। नेक्स्ट है सचेतक सुरक्षा संकेत किन रंग एवं आकार के बनाए जाते हैं। अब सचेतक आ गया दोस्तों। ये सचेतक त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर काले रंग के बॉर्डर युक्त एवं काले रंग से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बैकग्राउंड कैसा, धरातल कैसा, पीला रंग का, बॉर्डर कैसा, काले रंग का, और जो बनाया जाएगा वो कैसा, तो वो भी काले रंग का बनाया जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये आगे चेतावनी चिन्ह आ गया। देखिए चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार है, जो बॉर्डर है ब्लैक है, येलो कलर का बैकग्राउंड है, और जो शेप बनाया गया है वो भी ब्लैक कलर का बनाया गया है। नेक्स्ट है विद्युत झटका लगने का संकेत किस प्रकार का सुरक्षा संकेत होता है। तो यह सचेतक सुरक्षा संकेत होता है। सचेतक सुरक्षा संकेत जैसे देखिए दोस्तों, यह विद्युत झटका या विद्युत खतरा से संबंधित संकेत। नेक्स्ट है दोस्तों, मेन स्विच को किस स्थिति में ऑन करना चाहिए। तो उत्तर है मेन स्विच को ऑन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्विच में से संबंधित लाइन पर कोई व्यक्ति, यहाँ रोई है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ हमारा हो जाएगा कोई व्यक्ति कार्य ना कर रहा हो। नेक्स्ट है दोस्तों, चालू व वैद्युतिक लाइन पर कार्य करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो है इंसुलेटेड औजारों एवं हाथों में रबर के दस्तानों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है वायरिंग करते समय स्विच से किस तार को नियमित करना चाहिए। तो यह है फेज तार को। नेक्स्ट है, और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन से हमारा याद आ गया कि वो क्वेश्चन इसमें बोलता जाता है स्विच हमारा ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ मान लीजिए ऑन है और यहाँ ऑफ है। तो ये पूछता है कि स्विच किस तार में लगाना चाहिए, फेज तार, न्यूट्रल तार में। तो हमारा स्विच जो है वो फेज तार में ही लगाया जाता है, स्विच भी फेज तार में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वैद्युतिक मशीनों अथवा उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को किनकी सहायता से भू संपर्क से पृथक रखना चाहिए। तो उत्तर है रबर के जूतों, रबर की चटाई एवं सूखी लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि से। नेक्स्ट है वैद्युतिक वायरिंग अथवा मरम्मत कार्य करते समय क्या करना चाहिए। तो उत्तर है वैद्युतिक मशीनों अथवा उपकरणों के धात्विक खोल को आवश्यक रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट है वैद्युतिक संपर्क में आए व्यक्ति को किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। तो उत्तर है मशीन उपकरण का मेन स्विच ऑफ कर दे अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दे अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दे। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कुछ भी, मतलब पॉइंट 2 है, उपरोक्त में से कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु अथवा प्लास्टिक की मोटी वस्तु इत्यादि पर स्वयं खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है जब सामान्यतः 90 डिग्री वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाए, हमारे शरीर के आर पार, यहाँ पार छूट गया दोस्तों, विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है, तब हमें क्या अनुभव होता है। तो विद्युत झटका अनुभव होता है। इससे एक संबंधित एक और भी क्वेश्चन हमें मिलता है दोस्तों कि 90 डिग्री नापते हैं किससे, ट्राई स्क्वायर से। ट्राई स्क्वायर का शेप इस तरह से होता है और यहाँ नंबरिंग किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोपीय देशों जलयानों, वायुयानों व पनडुब्बियों इत्यादि में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान 110 वोल्ट क्यों रखना चाहिए या रखा जाता है। उत्तर है क्योंकि 110 वोल्ट पर व्यक्ति को गंभीर विद्युत झटका नहीं लगता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने पर होने वाली शारीरिक क्षति किस बात पर निर्भर करती है। उत्तर है विद्युत धारा की मात्रा एवं विद्युत के व्यक्ति से शरीर में प्रवाहित होने वाला विद्युत से लगे व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने के समय पर। नेक्स्ट है विद्युत
झटका लगने पर कौन कौन सी शारीरिक क्षतियाँ हो सकती है? तो उत्तर है शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है, रक्त प्रवाह या श्वास में रुकावट हो सकती है, मूर्छित हो सकता है अथवा हृदय गति रुकने से मृत्यु हो सकता है। यह मूर्छित मतलब मरना नहीं है दोस्तों, मूर्छित मतलब मरने टाइप का हो जाना होता है। नेक्स्ट है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को स्वच्छ वायु प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है पीड़ित के चारों ओर की भीड़ हटा दें। यदि पीड़ित कमरे में हो तब सभी खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो और साफ वायु या हवा उस तक पहुंच सके। और भीड़ भी है दोस्तों, तो भीड़ को भी हटा देना चाहिए। उत्तर है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए है पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू इत्यादि निकाल दे ताकि उसका मुंह पूरा फ्रेश रहे और वो पूरा सांस अच्छे से ले सके। नेक्स्ट है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पीड़ित को पलंग या दरी, चटाई आदि पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दें परंतु उसका मुंह खुला रखें ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो एक पेज यहाँ लगता खाली हो गया। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को कैसे लेटाना चाहिए? सिल्वेस्टर विधि दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ सिल्वेस्टर विधि कहा गया। 3 तरह का विधियाँ होता है ना, तो वही एक फर्स्ट विधि सिल्वेस्टर विधि होता है, वो इस फर्स्ट विधि का बात कर रहा है सिल्वेस्टर विधि से। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। इससे पीड़ित का सीना कुछ ऊपर उठ जाता है तथा सिर अपेक्षाकृत नीचे हो जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास की सैफर विधि। 3 विधि हो गया, याद रखिएगा तीनों विधि। तो पहला हो गया सिल्वेस्टर, दूसरा हो गया सैफर, तीसरा हो गया मुंह से मुंह की विधि। तो इसमें है सैफर विधि का प्रयोग करते समय पीड़ित को कैसे लेटाना चाहिए? तो इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है तथा उसके सिर को किसी एक करवट में कर दिया जाता है। इस विधि में पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रखा जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास की सैफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब पीड़ित को कहाँ पीठ पर छाले पड़े हो, पीठ पे जला है या चोट लगा है तब। नेक्स्ट है मुंह से मुंह में हवा भरने वाली कृत्रिम श्वास विधि को कितनी बार दोहराना चाहिए? 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराना चाहिए और यह सबसे सरलतम विधि है जो तुरंत ही स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुंह से मुंह में हवा भरने वाली कृत्रिम श्वास विधि सबसे अधिक प्रचलित क्यों है? यह विधि तुरंत प्रारंभ हो गया दोस्तों, तुरंत प्रारंभ की जा सकती है एवं यह एक प्रभावशाली विधि है तथा इसे लंबी समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र क्यों होने आवश्यक होते हैं? तो उत्तर है कार्यशाला में विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से लगने वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र आवश्यक होते हैं। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार की होती है? तो 4 टाइप की। नेक्स्ट है पहला हो जाएगा आपका लकड़ी वगैरह में लगने वाला, पेपर वगैरह में लगने वाला आग। दूसरा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में लगने वाला आग। तीसरा हो जाएगा गैस में लगने वाला आग और चौथा इलेक्ट्रिक में लगने वाला आग। तो नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्रों के अंतर्गत आने वाले यंत्रों के नाम बताइए। अग्निशामक यंत्र रेत से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी इत्यादि। नेक्स्ट है आग कितने प्रकार की होती है? आग 4 प्रकार की होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। श्रेणी ए में आता है लकड़ी वगैरह कपड़ा वगैरह। श्रेणी बी में हो गया आपका ये लिक्विड और पेट्रोल वगैरह, और सी में आपका हो गया गैस वगैरह, और डी में हो गया आपका इलेक्ट्रिक वायर वगैरह, तार वगैरह। नेक्स्ट में है श्रेणी ए आग लगने के स्रोत कौन से हैं तथा उनको बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये मैंने अभी ही आपको बताया दोस्तों कि यह लकड़ी, कागज़, कपड़ा एवं जूट इत्यादि द्वारा लगती है तथा इसे बुझाने के लिए क्या शीतल जल की बौछार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग दोस्तों? शीतल जल की बौछार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट श्रेणी बी में लगने वाली आग के स्रोत एवं बुझाने के लिए प्रयुक्त
बताइए। तो उत्तर है यह ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों जैसे मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि द्वारा लगती है तथा इन्हें बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है श्रेणी सी की आग लगने के स्रोत। बी वाला में देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, पहला में आपका क्या था कि शीतल जल की बौछार से, और दूसरा में है दोस्तों बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ होगा दोस्तों, अग्निशमन यहाँ हो जाएगा हमारा CO2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है श्रेणी सी की आग लगने के स्रोत एवं बुझाने के लिए प्रयुक्त यंत्र बताइए। यह है LPG गैस वगैरह जो मैंने बोला, ये भी सब बता दिया मैंने। ये आदि से लगती है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए सूक्ष्म चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें वायु की सप्लाई काट दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है श्रेणी डी की आग लगने के स्रोत एवं बुझाने के लिए प्रयुक्त यंत्र बताइए। तो यह है बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों के कारण लगती है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुष्क चूर्ण एवं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अग्निशमन यंत्र आग को कैसे बुझाते हैं। यह अज्वलनशील पाउडर, द्रव अथवा गैस का छिड़काव करके जल रहित वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देती है। नेक्स्ट है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र में जल की बौछार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है इसमें लीवर जल की बौछार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है झाग पैदा करने वाले अग्निशमन यंत्र में झाग बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। उत्तर है इस यंत्र में झाग उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल, साबुन इत्यादि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित करते हैं। नेक्स्ट है शुष्क पाउडर वाले अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त चूर्ण की प्रकृति कैसी होती है। तो इस चूर्ण की प्रकृति ज्वलनशील नहीं होती है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए सामान्यतः किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार, चारों टाइप, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, किसी में भी ये काम करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC और CCl4 टाइप के अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट है मानक किसे कहते हैं। उत्तर है मानक किसे कहते हैं। उत्तर है किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक की इकाई मान, किसी उत्पादन का आकार, प्रकार एवं कार्य वितरण आदि का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माप तोल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्या हैं। तो ये मात्रक हैं क्रमशः लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। नेक्स्ट है मानकीकरण का कार्य भारतवर्ष में कौन सा संस्थान करता है। तो ये है ISI। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ISI का, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मानकीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, मैं अब दूसरा PDF खोलता हूँ। विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किनका अध्ययन करना आवश्यक है। तो उत्तर है परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है। उत्तर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पदार्थ के कितने रूप होते हैं। उत्तर है 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। नेक्स्ट है ठोस किसे कहते हैं, इसके उदाहरण बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है ठोस कहलाता है। सामान्य तापक्रम पर सोना, लोहा, कोयला इत्यादि ठोस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है द्रव किसे कहते हैं।
उसका उदाहरण भी बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार व आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, द्रव कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। सामान्य तापक्रम पर जल, पारा इत्यादि द्रव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गैस किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार तो होता है परंतु निश्चित आयतन व आकार नहीं होता है, गैस कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। सामान्य तापक्रम पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं। उत्तर है अणु। नेक्स्ट है अणु की परिभाषा क्या है। उत्तर है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, उसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को क्या कहते हैं। उदाहरण है परमाणु। नेक्स्ट है परमाणु की परिभाषा क्या है। उत्तर है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके एवं स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है तत्व किन्हें कहते हैं, इनके कोई दो उदाहरण बताइए। उत्तर है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, उदाहरण लोहा और हाइड्रोजन। नेक्स्ट पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है। उत्तर है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या 92 है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अब तक कितने तत्व बनाए जा चुके हैं। तो उत्तर है प्रयोगशाला में अब तक 13 से भी अधिक तत्व बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मैंडलीफ के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है। उत्तर है वैज्ञानिक मैंडलीफ के अनुसार तत्वों की अधिकतम संख्या 108 है। नेक्स्ट यौगिक किन्हें कहते हैं, इनके कोई दो उदाहरण बताइए। उत्तर है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, उदाहरण नमक और जल। नेक्स्ट है कार्बन नामक तत्व से बने यौगिक की संख्या लगभग कितनी होती है। उत्तर है 10,000 से अधिक। नेक्स्ट है मिश्रण किसे कहते हैं। उत्तर है दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है मिश्रण के अवयवों को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। उत्तर है भौतिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है यौगिक के अणुओं को किस विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। उत्तर है रासायनिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना है। उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है। यहाँ जुलती होगा दोस्तों। उत्तर है हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे नाभिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन परिक्रमा करते हैं। उत्तर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का आकार प्रायः कैसा होता है। उत्तर है दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट है नाभिक में कौन अवस्थित होते हैं। उत्तर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। उत्तर है अंतरा आणविक बल द्वारा। नेक्स्ट है परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्थान होता है। उत्तर है रिक्त स्थान। नेक्स्ट है प्रोटॉन की विशेषता क्या होती है। उत्तर है किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं, ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तथा इसकी ध्रुवता क्या होती है। नेक्स्ट उत्तर है 1 पॉइंट होगा दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश तथा धनात्मक ध्रुवता होती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। उत्तर है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की विशेषता क्या होती है। किसी भी प्रकार के तत्वों से
प्राप्त न्यूट्रॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं। यह नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का आवेश एवं द्रव्यमान कितना होता है? उत्तर है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है तथा इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग समान होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तथा इसकी ध्रुवता क्या होती है? उत्तर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश तथा ऋणात्मक ध्रुवता होती है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से किसके तुल्य होता है? उत्तर है, एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गतियाँ होती है? उत्तर है 2 प्रकार की, चक्रण गति तथा कक्षीय गति। नेक्स्ट है, चक्रण गति में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? उत्तर है, चक्रण गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी ही धुरी पर लट्टू के समान घूमता है। नेक्स्ट है, कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करता है? उत्तर है, कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? उत्तर है, कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो उत्तर है, K, L, M, N, O, P एवं Q अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किसके अनुसार होता है? तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, 2n और n का पावर 2 होता है। उत्तर है, इलेक्ट्रॉन्स की वितरण 2n का पावर 2 नियमानुसार होता है। इसमें n कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, K, L, M एवं N में 2n² नियमानुसार इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 × 12 2 और कक्षा L में इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2, यहाँ दोस्तों 2 × 1 × 2 होगा, यहाँ 2 × 2 × 2 = 8 होगा। यहाँ फिर मल्टीपल का सिंबल छूट गया है। 2 × 3 × 2 = 18, 2 × 4 × 2 = 32। इस तरह से ये बनते जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 2 हो गया वो 2 हो गया, n के जगह पर 1 2 3 4 जो नंबर है सर्कल का वो हो जाएगा, और स्क्वायर ये 2 जो है वो उसका स्क्वायर बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में किससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अंतिम कक्षा में, उत्तर है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर किसका निर्माण प्रारंभ हो सकता है? तो उत्तर है, नई कक्षा का निर्माण। नेक्स्ट है, सबसे सरल संरचना वाला तत्व कौन सा होता है और क्यों? उत्तर है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा रत होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है? उत्तर है, ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें नाभिक के चारों और 2 कक्षाओं में क्रमशः 2 6 इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमारत होते हैं या परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है? उत्तर है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर किसका अनुमान लगाया जा सकता है? उत्तर है, परमाणु की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? उत्तर है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का क्या कार्य होता है? उत्तर है, ये दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं और बनते हैं। इनके कारण ही तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया से यौगिक बन सकते हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु के किस प्रयास के फलस्वरूप रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है? उत्तर है, प्रत्येक परमाणु का स्वाभाविक
प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। हाइड्रोजन को छोड़कर इस प्रयास के फलस्वरूप ही रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट है, आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है धनायने कहते हैं। और है नेक्स्ट है, ऋणायन किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जिस प्रकार में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है उसे ऋणायन कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणुओं अथवा परमाणु समूहों के आयन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका आयनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? उत्तर है, विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा क्या होती है? उत्तर है, प्रवाह की दिशा ऋणात्मक वस्तु से धनात्मक वस्तु की ओर होती है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक बताइए। उत्तर है, प्रतीक आई होता है, एल जैसा हो गया दोस्तों, यहाँ आई होगा तथा मात्रक एम्पियर ए होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कब होता है? उत्तर है, यदि किसी विद्युत से 1 सेकेंड समय में 6.28 इंटू 10 पर पावर 18 होगा। 10 पर पावर 18 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? तो यहाँ उत्तर है, प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 10 इंटू 3 इंटू 10 पर पावर 8 होगा यहाँ दोस्तों। 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि प्रकाश के चाल के तुल्य होता है। 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर। 8 यहाँ मिस्टेक से छूट गया दोस्तों। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? इसका मात्रक बताइए। उत्तर है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ईएमएफ इसका मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध एवं चालकता में अंतर बताइए। उत्तर है, प्रतिरोध पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। इसके विपरीत चालकता पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इकाई आवेश को अनंततः इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है दोस्तों, विभव। नेक्स्ट है, विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी बताइए। उत्तर है, जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल में अंतर बताइए। उत्तर है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान 0 होने पर विभवांतर का मान भी 0 होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान 0 होना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है तथा इन्हें किनके द्वारा प्राप्त या प्रतिपादित किया जा सकता है? उत्तर है, दृष्टि धारा, यह है डायरेक्ट करंट डीसी स्रोत जैसे सेल, बैटरी, जनित्र इत्यादि। और दूसरा है प्रतिवर्ती धारा, एक है दृष्ट धारा, एक है प्रतिवर्ती धारा। अल्टरनेटिव करंट एसी स्रोत जैसे अल्टरनेटर इत्यादि। नेक्स्ट है, दृष्ट धारा डीसी एवं प्रतिवर्ती धारा एसी में अंतर बताइए। उत्तर है, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहती है दृष्ट धारा डीसी कहलाती है, तथा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है प्रतिवर्ती धारा एसी कहलाती है। जैसे हम लोग का घर में दोस्तों एसी लगाया जाता है क्योंकि एक ही सब जगह एक ही जैसा लाइट जलता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और डीसी में अलग अलग जगह पर, जैसे इस रूम से डायरेक्ट किए तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, आगे जाके कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाहों के नाम बताइए। तो इसका प्रवाह है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव तथा गैस आयनों की। नेक्स्ट है, चालक किन रूपों में होते हैं? उत्तर है, चालक तार, केबल अथवा आयताकार
परिच्छेद वाली पंक्तियों के रूप में होती है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने किसके अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के संबंध में नियम बनाए हैं। ये दोस्तों BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है, तो आप इससे भी ध्यान में रखिएगा। और इसका उत्तर है IS 772 1963 के अनुसार और IS 4648 एवं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NE कोड भी कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। उत्तर है ISI चिन्हयुक्त। नेक्स्ट है लाइट एंड फैन एवं पावर उप परिपथ का कुल लोड कितना होना चाहिए। उत्तर है लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट तथा पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 1200 mm मतलब मिलीमीटर वाला फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं छत के पंखे का लोड कितना होना चाहिए। उत्तर है सामान्यतः क्रमशः 40 वाट एवं 60 वाट होना चाहिए। नेक्स्ट है नियतांक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। उत्तर है 1.3 मीटर। नेक्स्ट है घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट कैसे होने चाहिए। तो उत्तर है जलरोधी रूप से। और नेक्स्ट है वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरणी का क्या करना चाहिए। उत्तर है उनको आवश्यक रूप से भू संयोजित करना चाहिए। नेक्स्ट है मध्यम एवं उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वाट या 1100 वाट 1100 सॉरी दोस्तों यहाँ 11,000 वाट होना चाहिए पर कार्य करने वाली मशीनों ट्रांसफार्मर्स आदि की अर्थिंग कैसी होनी चाहिए। उत्तर है दोहरा भू संयोजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोधक किस संयंत्र के द्वारा चेक करना चाहिए। उत्तर है मेगर यंत्र द्वारा। नेक्स्ट है इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन आता है जैसे रेलवे टेक्नीशियन या ALP या फिर जैसे स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर हो गया या फिर ITI से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है और आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और बहुत ही जल्द मैं सभी चैप्टर्स का एक निचोड़ मैराथन लूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग करने से पूर्व क्या तैयार किया जाना चाहिए। उत्तर है वायरिंग का अभिन्यास लेआउट एवं परिपथ। नेक्स्ट है चालक को तन्य क्यों होना चाहिए। उत्तर है क्योंकि तन्य होने पर चालक से महीन तार खींचे जा सकते हैं जिनका प्रयोग चौक एवं आर्मेचर आदि वाइंडिंग कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है चांदी की विशेषता एवं चालक के रूप में इसके उपयोग बताइए। उत्तर है यह सफ़ेद तन्य आघातवर्धनीय एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग रिले कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टर्स आदि में संयोजन बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है तांबे का चालक के रूप में किन कार्यों में प्रयोग करते हैं। उत्तर है इसका उपयोग वैद्युतिक तार केबल अर्थिंग इलेक्ट्रोड बस बार के निर्माण वैद्युतिक सहायक सामग्री व उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम की विशेषताएं बताइए। उत्तर है यह सफ़ेद तन्य आघातवर्धनीय हल्की जंगरोधी एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है परंतु यह तांबे जितनी सुदृढ़ नहीं होती है। नेक्स्ट है टंगस्टन की विशेषता एवं उपयोग क्या है। टंगस्टन गहरे लेटी रंग वाली उच्च गलनांक तन्य एवं कठोर धातु है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में
जस्ते का उपयोग कौन कौन की सी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, कौन कौन सी वस्तुओं में किया जाता है। उत्तर है इसका उपयोग लोहे की तांबों, चादरों, पाइपों पर जंगरोधी परत चढ़ाने अर्थात उन्हें गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शुष्क शैलों के खोल बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है लोहा धातु की विशेषता एवं उपयोग बताइए। उत्तर है यह सुदृढ़, सस्ती, सुलभ, तन्य एवं आघातवर्धनीय धातु है। इसका उपयोग टेलीफोन तारों, अर्थ तारों एवं वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी लेमिनेशन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त धातु एवं उनकी प्रतिशतता कितनी होती है। उत्तर है सामान्यतः जर्मन सिल्वर 60%, तांबा 15%, निकेल एवं 25% जस्ते से बनी मिश्र धातु है। नेक्स्ट है टिन एवं सीसा धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। उत्तर है फ्यूज, तार एवं सोल्डर बनाने हेतु। नेक्स्ट है मैंगनीज मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त धातु की प्रतिशतता एवं इसका मुख्य उपयोग क्या है। उत्तर है सामान्यतः इसमें 84% तांबा, 12% मैंगनीज एवं 4% निकेल होता है। इसका मुख्य उपयोग प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यूरेका के उपयोग कौन से हैं। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। उत्तर है यह पारा है, जिसका पारा मीन्स मरकरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 नाइक्रोम मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त धातु की प्रतिशतता एवं उपयोग क्या है। उत्तर है नाइक्रोम 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बनी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि की हीटिंग एलिमेंट बनाने में के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन की विशेषता एवं उपयोग बताइए। उत्तर है कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग प्रतिरोध तथा डीसी मशीनों के बूस्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। उत्तर है अचालक पदार्थ, उदाहरण है अभ्रक एवं पीवीसी। नेक्स्ट है अच्छे अचालक में कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर है यह उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, सस्ता, सरलता से उपलब्ध, सुदृढ़ एवं नमी व जल से अप्रभावित होनी चाहिए। नेक्स्ट है वल्केनाइड रबर का निर्माण एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक हो गया। वल्केनाइड रबर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके उपयोग बताइए। उत्तर है साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्केनाइड रबर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग विशिष्ट प्रकार के तारों एवं केबल में अचालक आवरण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पीवीसी का पूरा नाम बताइए। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका उत्तर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर है अभ्रक। और अगर झारखंड की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा झारखंड में कोडरमा जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है माइकानाइट पेपर या क्लॉथ का निर्माण कैसे किया जाता है। उत्तर है अभ्रक की अति महीन चादरों को कपड़े अथवा कागज़ पर वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट पेपर क्लॉथ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है
बेकेलाइट की विशेषता एवं उपयोग बताइए। उत्तर है यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, टॉप सॉकेट, बल्ब होल्डर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण हो जाने पर कौन सा तेल अपना अचालक गुण खो देता है। उत्तर है वानस्पतिक तेल। नेक्स्ट है खनिज तेल के उपयोग बताइए। उत्तर है इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, उच्च धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक कौन सा है तथा यह भंगुर भी होता है। कांच। नेक्स्ट है जहाँ पर अधिक तापमान की वृद्धि की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा अचालक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर है मार्बल। नेक्स्ट है कागज़ अचालक पदार्थ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। उत्तर है कागज़ का उपयोग अचालक परत के रूप में पेपर, कैपेसिटर्स आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है अचालक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी बताइए। उत्तर है अचालक मुख्यतः सॉरी दोस्तों अचालक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर है ठोस अचालक, उदाहरण अभ्रक व फाइबर। दूसरा है लचीले अचालक, उदाहरण खनिज तेल और पीवीसी। तीसरा है गैसीय अचालक, उदाहरण हवा और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अचालकों एवं चालकों के गुणधर्मों के बीच के गुणधर्म वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। उत्तर है अर्धचालक पदार्थ, उदाहरण जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। नेक्स्ट है कोर किसे कहते हैं। उत्तर है एक से अधिक सॉरी दोस्तों एक मिनट कोर किसे कहते हैं। तो उत्तर है एक से अधिक स्वतंत्र आवरणयुक्त तारों के सामूहिक केबल में प्रत्येक तार को कोर कहलाता है। नेक्स्ट है वैद्युतिक सहायक सामग्री कौन सी होती है। उत्तर है तार, केबल, स्विच, सॉकेट होना चाहिए, होल्डर, प्लग, टॉप, मेन, स्विच, बटन इत्यादि। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कोई 4 तार बताइए। उत्तर है नंगा तांबे का तार, ACSR तार, तीसरा है फ्यूज तार तथा नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट है विद्युत धारा वहन क्षमता की परिभाषा बताइए। उत्तर है सामान्य तापक्रम प्रायः 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उसे तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजिंग विद्युत धारा मान किसे कहते हैं। उत्तर है किसी तार के लिए वैद्युतिक धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघलकर टूट जाता है फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जैसे ALP का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का किसी एग्ज़ाम का टेक्नीशियन का, या स्टेट लेवल किसी भी टेक्नीशियन UPPCS या MPPCS में जो टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है उसके लिए, जहाँ भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी के लिए ये वीडियो आपके महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे पहले मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और भी आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और अब बहुत ही जल्द इस सभी चैप्टर्स का मैराथन भी होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। उससे आगे मैं बताता हूँ केबल्स की कोई 4 किस्में बताइए। उत्तर है VIR केबल, दूसरा है PVC केबल और तीसरा है फ्लैक्सिबल केबल तथा चौथा आर्मेड केबल्स। नेक्स्ट है ट्रोपोडोर केबल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उत्तर है यह केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड
का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी केबल की वैद्युतिक धारा वहन क्षमता किन कारणों पर निर्भर करती है? उत्तर है केबल में प्रयोग किए गए तारों की मोटाई, व्यवसाय तथा तारों की संख्या पर। नेक्स्ट है, केबल का चयन किस कारणों पर निर्भर करता है? उत्तर है धातु की किस्म, आचालक की किस्म, केबल स्थापना विधि तथा परिपथ में फेजों की संख्या पर। नेक्स्ट है, वैद्युतिक परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा साधन फ्यूज के आधार पर IS 694 के अंतर्गत कितने प्रकार के सुरक्षा साधन निर्धारित किए गए हैं? प्रत्येक का कोई एक उदाहरण बताइए। उत्तर है 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः उदाहरण इसका हो गया सामान्य अधिक विद्युत धारा सुरक्षा साधन, उदाहरण किट और कैट फ्यूज, कैट फ्यूज। दूसरा है सीमित अधिक विद्युत धारा सुरक्षा साधन, उदाहरण HRC फ्यूज। नेक्स्ट है, केबल के चारों ओर विद्युतमान तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है? उत्तर है केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है, केबल में कोरों की संख्या बढ़ने पर क्या होती है? उत्तर है केबल में कोरों की संख्या बढ़ने से विद्युत धारा प्रवाह का मार्ग सुगम हो जाता है और उसका प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है पहला निम्न वोल्टेज केबल, दूसरा मध्य वोल्टेज केबल, तीसरा उच्च वोल्टेज केबल, चौथा है अति उच्च वोल्टेज केबल। नेक्स्ट है, केबल का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली कोई 2 सावधानियां बताइए। उत्तर है इंसुलेशन उतारने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू अथवा वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उच्च तापमान वाले उद्योगों में भूमिगत वायरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है, केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए किस प्रकार के पेंच का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है चपटे सिरे वाले पेंच का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम केबल के टर्मिनल को वातावरणीय प्रभाव से ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है टर्मिनल पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च तापमान वाले उद्योगों में वायरिंग के लिए किस प्रकार के केबलों का प्रयोग कर? 2 समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है सोल्डरिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग क्रिया में जोड़ने वाली धातु के अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली तीसरी धातु को क्या कहते हैं? उत्तर है फिलर धातु अथवा सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, फिलर धातु का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? उत्तर है सीसा एवं टिन से बनी मिश्र धातु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, फिलर धातु का गलनांक किस स्तर का होना चाहिए? उत्तर है फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित जोड़ों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है यह जोड़ को स्थायित्व प्रदान करता है तथा जोड़ में से विद्युत धारा का प्रवाह 100% तक संभव होता है। नेक्स्ट है, सोल्डर कितने प्रकार का होता है? तो सोल्डर 2 प्रकार का होता है, पहला कठोर सोल्डर और दूसरा नरम सोल्डर। नेक्स्ट है, कठोर सोल्डर का गलनांक एवं उपयोग बताइए। उत्तर है इसका गलनांक अन्य सोल्डर्स की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों, मोटे तारों अथवा केबल के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पेल्टर किस प्रकार का सोल्डर है? इसके उपयोग भी बताइए। उत्तर है स्पेल्टर कठोर सोल्डर की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसायों में ब्रीजिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सिल्वर सोल्डर का गलनांक एवं उपयोग बताइए। उत्तर है
उत्तर है इसका गलनांक स्पेल्टर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाँका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नरम सोल्डर बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? इसमें टिन की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसके निर्माण में टिन एवं सीसा धातुओं का प्रयोग करते हैं। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है, सोल्डर का गलनांक उतना ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है वैद्युतिक उपकरणों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन एवं लेड की प्रतिशतता बताइए। तो उत्तर है टिन 50% तथा लेड भी 50%, दोनों 50-50% होता है, लेकिन और एक कहीं कहीं आपको टिन 63% तथा लेड 37% ही लिखा हुआ मिलता है। तो अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो टिन 63 और तथा लेड 37% ही होता है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो रखा जाता है वो टिन 63 तथा लेड 37 का ही वैद्युतिक उपकरण उपयोग लाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 है रेडियो टीवी कार्यों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टिन एवं लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो उत्तर है टिन 20% तथा टिन 80% तथा लेड 20%। दोस्तों एक बात और आप लोग को बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत ही जल्द मैं इन 5 चैप्टर का पहले मैराथन ले लूँगा, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर भी फुल कवर करवा दूँगा। तो हमारा नेक्स्ट है फ्लक्स का सोल्डरिंग क्रिया में क्या कार्य होता है? उत्तर है सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स अधात्विक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यह ऑक्सीकरण से बचाव, जोड़ को साफ एवं सोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करता है। और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इस सब में मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल का अलग से सारा वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट है फ्लक्स बाजार में किस रूप में उपलब्ध होता है? उत्तर है चूर्ण तथा लेड के रूप में। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली सोल्डरिंग विधियाँ कौन सी है? उत्तर है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, दूसरा है ब्लो लैंप द्वारा तथा सोल्डरिंग पात्र और कड़छी द्वारा। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है? उत्तर है 65 वाट या 125 वाट और 220 वोल्ट एसी वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सोल्डर कार्ड को कहाँ पर पिघलाया जाता है? उत्तर है इसे जोड़ पर पिघलाया जाता है, ना कि सोल्डरिंग आयरन की बीट पर। नेक्स्ट है ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? उत्तर है ब्लो लैंप, सोल्डर रोड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? उत्तर है सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, शोल्डर रोड एवं फ्लक्स के द्वारा। नेक्स्ट है सोल्डरिंग पात्र को कहाँ पर रखना चाहिए तथा इसे थोड़ा थोड़ा क्यों हिलाते रहना चाहिए? उत्तर है इसे जोड़ के नीचे रखना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा हिलाने से सोल्डर के घटक टिन व सीसा, ये भी याद रख सकते हैं सोल्डर का घटक क्या क्या है, तो याद रखिएगा टिन व सीसा मिश्रित अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है? उत्तर है तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट है सोल्डरिंग करने से पहले जोड़ पर क्या करना चाहिए? उत्तर है जोड़ को खुरचकर साफ और चिकनाई रहित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सोल्डरिंग के पश्चात अवशिष्ट फ्लक्स का क्या करना चाहिए? उत्तर है अवशिष्ट फ्लक्स को जोड़ पर से साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सोल्डरिंग एवं वेल्डिंग में क्या अंतर होता है? उत्तर है सोल्डरिंग में जोड़ की धातु को केवल गर्म किया जाता है, जबकि वेल्डिंग में जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है। नेक्स्ट है
ब्रेजिंग में किसका टांका लगाया जाता है तथा किनका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है पीतल का टांका लगाते हैं तथा ब्लो लैंप, वेल्डिंग, टॉर्च आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग में कौन सा जोड़ सर्वाधिक मजबूत एवं अस्थायी प्रक्रिया का होता है? तो वेल्डिंग। नेक्स्ट है ओम का नियम बताइए। I = RV वाला जो होता है ना वो दोस्तों, तो ये है नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे है ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो जैसे देखिए उत्तर है R = V/I। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है V = IR अथवा I = V/R, जहाँ R प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ओम। और V विभवांतर है, उसका SI यूनिट क्या होता है? तो उसका वोल्ट। और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अगर विद्युत आवेश का पूछे तो अब दोस्तों कूलम। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए किन पात्रों एवं सामग्री की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है एमीटर, वोल्टमीटर, रिहोस्टेट, प्रतिरोधक, बैटरी, फ्लेक्सिबल तार व पुश बटन स्विच। नेक्स्ट है यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा कि उत्तर में R तो हम लोग का दे दिया है 20 ओम, तो यहाँ 20 ओम होगा दोस्तों, 200 नहीं होगा, 20 ओम होगा, बहुत गलती से लिखा गया होगा 20 ओम। और इनटू देखिए यहाँ I है 2.5 एम्पियर, 1 नहीं I होगा। ओम के नियम अनुसार V = IR, तो गुना करेंगे 2.5 इंटू 20 ओम को, और = हमारा आ जाएगा 50 ओम, 50 वोल्ट। यही होगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं रुकिए कोशिश करता हूँ अगर कहीं सुधारने की आवश्यकता हो तो। हाँ, तो जैसे देखिए हो जाएगा यहाँ पर आपका V = IR, तो 2.5 इंटू आपका हो जाएगा 20, तो आप गुना कीजिएगा, 25 दूना 50, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया, अरे सॉरी दोस्तों, कट गया पूरा का पूरा फाइल ही, एक मिनट, ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध एवं उसकी लंबाई में क्या संबंध होता है? उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है किसी चालक के प्रतिरोध एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो इसका उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नेक्स्ट है प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो चालक की किस्में पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोध के नियम का सूत्र बताइए। तो प्रतिरोध के नियम का सूत्र है R = L/A, जहाँ R प्रतिरोध है, P प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, I प्रतिरोधक की लंबाई है, और A प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। जहाँ प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, प्रतिरोधकता का यूनिट SI यूनिट ओम सेंटीमीटर होता है। और नेक्स्ट प्रतिरोधकता की लंबाई का सेंटीमीटर होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी सेंटीमीटर होता है। बहुत बार एक और फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो वो फार्मूला मैं बता देता हूँ। हो जाएगा R = J/E L/A ओम।
ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आगे की ओर बढ़ता हूँ और अब देखिएगा नेक्स्ट है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। उत्तर है किसी पदार्थ के एक ऐसी लंबे तथा एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो है अब मैंने पहले भी बताया, आगे पीछे भी और अभी भी बता दे रहा हूँ कि इसका ओम सेंटीमीटर है। ये बहुत बार डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश धातुओं एवं मिश्र धातुओं पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है इसका प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट है अधिकांश अधातुओं अर्धचालकों एवं अपघटक ये कह सकते हैं विलयनों पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है इनका प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ घटता है। नेक्स्ट है तापमान गुणांक की परिभाषा बताइए। तो इसका और एक ये चीज़ और इसमें याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। इसका बहुत बार यूनिट पूछता है दोस्तों। तो इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। अगर आगे भी आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बता दिया। सॉरी दोस्तों, फिर से कट गया, 1 मिनट, इसको हटाओ, हटिया। तो इसका उत्तर होगा किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि या कमी उस पदार्थ का तापमान गुणांक कहलाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर है इसे अल्फ़ा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका यूनिट है, मैंने अभी आपको बताया था, ये पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है चालकता किससे कहते हैं। तो इसमें बहुत बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चालकता किस पर निर्भर करती है। तो इसमें आप लिखिएगा टेम्परेचर पर और पदार्थ की मात्रा पर। इस क्वेश्चन का उत्तर है जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसी प्रकार इसके विपरीत चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है। तो इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक है साइमन। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की परिभाषा बताइए। उत्तर है विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाती है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता का चिन्ह एवं मात्रक क्या होता है। तो इसका चिन्ह होता है सिग्मा तथा इसका मात्रक होता है साइमन प्रति सेंटीमीटर। ये तो सैम्बल नहीं पूछता ज़्यादातर दोस्तों, लेकिन आप इसका जो यूनिट है साइमन प्रति सेंटीमीटर ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कार्य किसे कहते हैं। उत्तर है किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन या W इज इक्वल टू F इंटू S। इसका मात्रक जूल है और इसका दूसरा मात्रक जैसे जूल बराबर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, तो उस तरह इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी है। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्य किसे कहते हैं। उत्तर है वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल EMF के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे वैद्युतिक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है वैद्युतिक कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या होता है। उत्तर है वैद्युतिक कार्य इज इक्वल टू EMF हो गया, EMF विद्युत वाहक बल इंटू विद्युत धारा इंटू समय, W इज इक्वल टू VIT वाट सेकेंड। नेक्स्ट है शक्ति की परिभाषा दीजिए। उत्तर है कार्य करने की दर क्या कहलाती है। शक्ति कहलाती है। ये आप 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे दोस्तों, और इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि शक्ति किसे कहते हैं। और शक्ति का यूनिट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र एवं मात्रक क्या होता है। उत्तर है शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य बटा समय होता है, या P इज इक्वल टू W/T जूल पर सेकेंड, या इसका यूनिट में आप लिख सकते हैं, इसका यूनिट शक्ति का यूनिट जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है
एक एक हॉर्स पावर का ब्रिटिश व मैट्रिक में वाट में सापेक्ष में मान बताइए। तो यहाँ है 1 हॉर्स पावर। यही HP का फुल फॉर्म अगर पूछे तो हॉर्स पावर हो जाएगा। ब्रिटिश के मान के अनुसार 16 जूल से जूल पर सेकेंड या वाट होता है 400, इसको आप बोल सकते हैं 746 जूल पर सेकेंड भी होता है। और यहाँ 1 HP मीट्रिक में होता है 735। यहाँ 16 के जगह पर होगा दोस्तों 746। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कौन सी प्रणाली लागू है? तो मीट्रिक प्रणाली लागू है, MKS सिस्टम। नेक्स्ट है यांत्रिक दक्षता का सूत्र बताइए। यांत्रिक दक्षता का सूत्र होता है यांत्रिक दक्षता इज इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर बाय उत्पन्न कुल शक्ति इंटू 100 या N इज इक्वल टू BHP बाय IHP इंटू 100। नेक्स्ट है कुल शक्ति व्यय की परिभाषा एवं सूत्र बताइए। उत्तर है किसी परिपथ का कुल शक्ति व्यय उसके घटकों द्वारा किए गए पृथक शक्ति व्ययों के योग के तुल्य होता है। PR इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट जितना तक रहे उतना लास्ट में PA तक। नेक्स्ट है ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर है कार्य करने की क्षमता या दर को ऊर्जा कहते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य इंटू समय होता है और कार्य का ऊर्जा का या कार्य का मात्रक जो है जूल होता है और E इज इक्वल टू वाट इंटू टाइम, वर्क इंटू टाइम। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? तो है किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का भी जूल ही होता है यूनिट, इसीलिए लास्ट में जूल लिख दिया गया है और यह उसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर होता है। K इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv² जूल में। नेक्स्ट है वैद्युतिक ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अथवा ये बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT अथवा यूनिट ये होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अथवा यूनिट होता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। और एक बोर्ड यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh। नेक्स्ट है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की गणना करने के लिए कौन सी नियम प्रयोग की जाती है? उत्तर है जूल नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम। नेक्स्ट है जूल का नियम बताइए। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग प्रतिरोध वक्र, यहाँ वक्र होगा दोस्तों, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T जूल। नेक्स्ट है विद्युत क्षमता किसे कहते हैं? किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात उसकी क्षमता कहलाती है या दक्षता कहलाती है। आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी का जूल में मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 41 इंटू 80 जूल होता है। 80 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी का संबंध जूल से क्या है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल। नेक्स्ट है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र बताइए। H इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T कैलोरी होता है। H इज इक्वल टू हो गया ऊष्मा कैलोरी में, M द्रव्यमान हो गया ग्राम में, S द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा हो गया और डेल्टा T हो गया तापांतर और डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है जटिल दृष्टि धारा डीसी मोटर डीसी जनित परिपथों के लिए किस रूसी वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए? तो है किरचॉफ्स ने। किरचॉफ्स का भी 2 रूल है दोस्तों। नेक्स्ट है किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम है, विद्युत धारा नियम केसीएल और वोल्टेज नियम केवीएल। इसका है 2 नियम, मैं लिख देता हूं दोस्तों। इसका 2 नियम है, एक पहला नियम केसीएल और दूसरा नियम हो गया केवीएल। और बहुत बार पूछ लिया जाता है तो कि पहला नियम उसका कौन है? तो पहला नियम देखिए दोस्तों, याद करने के लिए सी पहले आता है, तो आप याद रखिएगा कि सी आया मतलब ये पहला नियम है, और भी बाद में आता है तो ये दूसरा नियम है। बहुत बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि पहला नियम कौन है, दूसरा नियम कौन है, तो आप बता सकते हैं कि पहला नियम सी पहले आया तो केसीएल है, दूसरा नियम भी लास्ट में आया तो केवीएल है। नेक्स्ट है दोस्तों, किरचॉफ्स का विद्युत धारा नियम क्या है? उत्तर है किसी बंद दृष्टि धारा परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ शून्य होता है, लिख दिया गया है शून्य होता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम क्या बताता है? उत्तर है किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधक लगाए जाते हैं? तो 4। इसका अगर आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ दोस्तों कि ये एक ऐसे हो गया, एक यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, 4, यहाँ हो जाता है आपका जी। ये हो गया मान लीजिए 1 2 3 4, ये आपका ऐसे निकल गया। तो आपका ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये निकला तो आपका ये और ये समान रहेगा, मतलब संतुलित करना है R1 इंटू R3, R1 R3 R2 और R4। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखता हूँ। R1 R2 R3 R4, यहाँ हो गया जी। अब आपका मान लीजिए यहाँ से आपका ये निकल गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से संतुलित करने के लिए इसको R1